बात कर रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के बारे में और उसमें हम पढ़ रहे हैं 40 क्वेश्चन जो कि आप जानते हैं। आज के हमारी क्वेश्चन का जो क्लास का जो नंबर है वो है 21वां नंबर है। आज हम 21 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन तकरीबन कर चुके हैं। आज हम 21वां क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 21वें क्वेश्चन में हम बात करेंगे विभाजन या फिर त्रासदी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि विभाजन या जो पार्टीशन था उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, क्यों कहते हैं, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसे हम ट्रेजेडी फॉर्म में क्यों कहते हैं, क्यों पढ़ते हैं कि पार्टीशन इज अ ट्रेजेडी फॉर इंडिया, हाउ, कैसे भारत के लिए विभाजन जो है वो एक त्रासदी था। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत कब आजाद हुआ। जब भी ऐसा पूछा जाए हमेशा पूरी की पूरी तारीख बताएं। भारत कब आजाद हुआ हम अच्छे से जानते हैं, 15 अगस्त 1947। भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसी प्रकार पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे या अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो सेलिब्रेट करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आजाद होता है उस वक्त हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक स्पीच देते हैं। आपको याद नहीं करना है बल्कि रटना है कि उस स्पीच का नाम क्या था। उस स्पीच को हम क्या कहते हैं, ट्रीस्ट विद डेस्टिनी, ट्रीस्ट विद डेस्टिनी। अब ये वो क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट एग्जाम तक के क्वेश्चन जो पेपर में तक में भी पूछा गया है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से याद करना है। ट्रीस्ट विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो रेड फोर्ट के ऊपर जो स्पीच दिया गया था, जो भाषण दिया गया था, उस भाषण का नाम है ट्रीस्ट विद डेस्टिनी। हिंदी में बात करें तो भाग्य वधु से चीर प्रतीक्षित भेंट, भाग्य वधु से चीर प्रतीक्षित भेंट इसका नाम है। लेकिन मैं चाहूंगी कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो भी इसे इंग्लिश में याद रखें क्योंकि ऑलमोस्ट ये इसी फॉर्म में मिलता है। ट्रीस्ट विद डेस्टिनी इसी तरह लिखा हुआ आपको मिलेगा। वो हिंदी वाली जो लाइन मैंने बोली वो कभी कभार चांसेस नहीं है उसके आने के, तो इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इसे इसी फॉर्म में याद करना पड़ेगा। ओके, ट्रीस्ट विद डेस्टिनी ऐसा भाषण था जिसमें, अब आप कहोगे मैडम ऐसा क्या था उस भाषण के अंदर, उस स्पीच के अंदर ये कहा गया था कि इतने सालों बाद हम आजाद हुए, हम तकरीबन बहुत लंबे टाइम से हम गुलाम रहे ना, तो इतने लंबे टाइम से गुलामी झेलने के बाद अब जब इंडिया 15 अगस्त को आजाद हुआ है, 1947 को आजाद हुआ है, तो आगे का जो हमारा भविष्य होने वाला है बहुत उम्मीदों भरा होने वाला है। यानी उस स्पीच में उन्होंने आगे के भविष्य के बारे में, उम्मीदों के बारे में, अच्छी मतलब हौसले के बारे में उन्होंने बात की थी। भारत के लिए उज्जवल भविष्य की कामना भी इस स्पीच में उन्होंने की थी। तो इस प्रकार ये भाषण हमारा खत्म होता है। ये इतना ही आपको याद रखना है कि ट्रीस्ट विद डेस्टिनी क्या था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14-15 अगस्त रात्रि को जो भाषण दिया गया था जिसमें उम्मीदों की बात की गई थी, भारत के उज्जवल भविष्य की बात की गई थी, उस स्पीच का नाम है ट्रीस्ट विद डेस्टिनी। बस इतनी बात याद करनी। उसके बाद क्या आता है, अब हम आजाद तो हो गए हैं लेकिन आजाद होते ही हमारे सामने आ गई चुनौतियां, चैलेंजेस, जो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। आई थिंक मैंने पढ़ाई है ना पहले आप लोगों को कि इंडिया के द्वारा 3 चैलेंजेस मेनली फेस किए गए थे, इंटीग्रिटी का, एकता का चैलेंज, डेमोक्रेसी का, डेवलपमेंट का, लोकतंत्र का, विकास की चुनौती, हम जानते हैं ना। लेकिन उन सबसे बड़ी जो चैलेंज थी वो थी नेशन मेकिंग की। सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है, नेशन मेकिंग का। उसी नेशन मेकिंग या राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है पार्टीशन की। अब हमें आजादी तो मिली, हमें आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ एक बहुत मतलब ये कह लो एक बहुत बुरी सौगात भी मिली, एक बुरी चीज भी मिली। वो बुरी चीज ये था जिसे, उस बुरी चीज का नाम ही है विभाजन। उस बुरी चीज का नाम ही विभाजन है, पार्टीशन है, और इसीलिए हम इसे ट्रेजेडी कहते हैं क्योंकि उन सालों में जो भारत ने महसूस किया ना, शायद ही दुनिया के किसी देश ने ऐसी चीज महसूस की होगी। आप सोचो, कल तक जो लोग एक दूसरे के पड़ोसी थे, इतने खास पड़ोसी कि खाना तक एक दूसरे के घर, सब्जी तक ट्रांसफर हो जाती थी, ऐसे लोग एक दूसरे के कल एक दिन के अंदर अंदर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, मारने को दौड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को काटने के लिए ढूंढ रहे हैं तलवारें हाथ में लिए। ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी, ऐसा कौन सा पार्टीशन, विभाजन हो गया कि एक दूसरे के पड़ोसी एक दूसरे के अचानक से दुश्मन बन जाते हैं। हिंदू मुस्लिम कल तक साथ रह रहे थे, अब एक दूसरे को, जैसे ये बात हुई, जैसे विभाजन हुआ, जैसे आजादी मिली और ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान एक सेपरेट नेशन होंगे, तो जो लोग कल को साथ रह रहे थे, जो लोग कल तक एक दूसरे के पड़ोसी थे, अब एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसा क्या था इसमें, ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब हुआ क्या कि जब हम आजाद हुए थे, जब आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा जो इंडिया जिसे हम भारत कहते हैं उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसे हमने क्या किया, 2 भागों में बांटा। नहीं चाहते थे हम विभाजन, नहीं चाहते थे हम पार्टीशन, लेकिन क्या करें, कुछ लोग चाहते थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि उन्हें पाकिस्तान अलग से दिया जाए ताकि वो उसके प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, ये बात उन्होंने की। और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग, कब बनी थी मुस्लिम लीग, 1906 में, याद करना है अच्छे से। जैसे हमने कांग्रेस पार्टी को पढ़ा है ना कि कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी,
उसको हमने याद किया। उसी प्रकार आपको याद करना है मुस्लिम लीग के बारे में भी, ये भी बहुत पुरानी पार्टी है, ये भी बहुत पहले से चली आ रही है, तो दोनों पार्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग पार्टी कब बनी? 1906 में बनी थी, आगा खां और दौलत खान की लीडरशिप में ये पार्टी बनाई गई। ठीक है, इसके बारे में हम फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, मतलब पार्टी के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जब दो पार्ट थे, दो भारत के अंदर, अब हिंदू और मुस्लिमों के अलग होने की बात आई, उनके बीच कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, उनके बीच मतलब अंग्रेजों ने जो पॉलिसी अपनाई थी ना, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, उसमें वो कामयाब रहे, और हम जो लोग एक साथ रह रहे थे उनको बीच में एकदम उनको डिवाइड कर दिया। इतना डिवाइड कर दिया कि अब हम एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अब हम एक दूसरे को, हम चाहते नहीं कि हमारे देश में रहे, हम चाहते नहीं कि मुस्लिम यहाँ रहे, हमने ये मतलब हिंदुओं ने ये करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया तो हमारी गवर्नमेंट ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि हम दो सेपरेट नेशंस बनाएंगे, दो जो राष्ट्र है बनाएंगे। इसी मांग को, इसी डिमांड को कहते हैं टू नेशन थ्योरी। क्या कहते हैं? द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत, इसे हम द्विराष्ट्र सिद्धांत या टू नेशन थ्योरी कहते हैं। हालांकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि टू नेशन थ्योरी हो या पाकिस्तान का जो सेपरेशन अलग से हो, लेकिन टू नेशन थ्योरी आई, द्विराष्ट्र सिद्धांत आया, जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान, इंडिया जो है वो हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटीज का नेशन है, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट नेशन का निर्माण या अलग से देश का निर्माण किया जाएगा। अब अलग से देश के निर्माण करने की बारी आई तो उसमें भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि भारत जो है ना, एक वाइड एरिया में फैला हुआ देश है, एक बड़े एरिया में फैला हुआ देश है, ये आप जानते हैं क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन उस पूरे भारत के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी कहीं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह रही थी। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर एरिया है जहां पर मुस्लिम रह रहे हैं, फिर उस एरिया को अलग करके पाकिस्तान बना दो, ऐसा नहीं कर सकते थे। पूरे भारत में मुस्लिम फैले हुए थे, पूरे भारत के अंदर हर स्टेट में मुस्लिम कम्युनिटी रह रही थी। अब हम पार्टीशन करें तो करें कैसे? फिर हमने डिसाइड किया, हमने दो ऐसे स्टेट्स डिसाइड किए, हमने दो स्टेट्स सेलेक्ट किए या दो ऐसे राज्यों को चुना। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विभाजन का सबसे ज्यादा असर कौन से दो राज्यों पर पड़ा, या पार्टीशन का सबसे जो असर, सबसे ज्यादा प्रभाव था, इफेक्ट था, कौन से दो स्टेट्स पर पड़ा? अच्छे से, बहुत अच्छे से याद करना है, पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल, पंजाब और बंगाल, ये पंजाब और बंगाल, इन दो स्टेट्स पर सबसे ज्यादा पार्टीशन का असर पड़ा था। पंजाब से हमने ईस्ट वेस्टर्न पाकिस्तान बनाया और बंगाल से हमने निकाल कर कौन सा बनाया? ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसे अब हम क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं बांग्लादेश के बारे में, तो अब हम उसे बांग्लादेश कहते हैं। अब ईस्टर्न पाकिस्तान को हम बांग्लादेश कहते हैं और वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट है, ये आप जानते ही हैं। यानी कि पहले बंगाल था, उसके दो पार्ट्स किए, एक को वेस्टर्न पाकिस्तान, एक को वेस्ट बंगाल बनाया जो हमारा स्टेट है, एक को ईस्टर्न पाकिस्तान बनाया जो अब बांग्लादेश बन गया। इतनी कहानी क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब से, थोड़ा राजस्थान से, थोड़ा जम्मू कश्मीर से टुकड़ा लेके हमने वेस्टर्न पाकिस्तान का निर्माण किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत उसे कहा जाता है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत भी कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट एरिया, नेफा के नाम से भी उसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेफा के नाम से भी जानते हैं। अब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता कौन थे? यहाँ से जो इस पार्टीशन का विरोध कर रहे थे, यहाँ से जो इस विभाजन का विरोध कर रहे थे, वो कौन थे? रटना है अच्छे से। उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं इन्हें। किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से हम इन्हें जानते हैं, या फिर आप इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जान सकते हैं। फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। याद करो दोबारा, नेफा यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एरिया, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एरिया, उस जगह से, उसे शॉर्ट फॉर्म में नेफा कहा जाता है वैसे, ठीक है। उस नेफा से जो लीडरशिप कर रहे थे, जो नेता थे, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, तो इसको याद कर लें, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर वापस हम पार्टीशन पर आते हैं। अब डिसाइड किया कि दो हमने एरिया तो सेलेक्ट कर दिए, फिर हमने क्या किया, हर व्यक्ति के सामने या फिर पूरे इंडिया के सामने, पूरे इंडिया पाकिस्तान दोनों स्टेट्स के सामने, दोनों नेशंस के सामने हमने ऑप्शंस रखा। सबके सामने ऑप्शन रखा कि जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में जा सकता है, जो इंडिया में रहना चाहता है वो इंडिया में रह सकता है, और जो सेपरेट या एकदम इंडिपेंडेंट रहना चाहता है वो भी रह सकता है। ये तीन डिमांड, ये जो तीन बातें हैं, ये हमने पूरे इंडिया के सामने रखी थी। ये बात रखी है, लेकिन वल्लभ भाई पटेल को पता है, मैं बोल तो जरूर रहा हूं लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, उनको पता है। आप एक बात सुन के खुश हो लो,
लेकिन गाँव का नुकसान हुआ, रेप केसेस हुए, बलात्कार हुए, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं इसमें हुई है कि हमारे उस टाइम भारत में तकरीबन 12% मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में रह रही थी और उस 12% मुस्लिम कम्युनिटी को वहां जाना था। बात है 1951 की। 1951 में 12% मुस्लिम, 12% मुसलमान भारत में रह रहे थे। उनको हजारों की संख्या में इधर उधर शिफ्ट किया गया। इधर से बंगाल की तरफ से शिफ्ट हो रहे हैं, इधर से अमृतसर पंजाब की तरफ से शिफ्ट हो रहे हैं। और अमृतसर और कलकत्ता ये दो तो ऐसे एरिया थे, ये तो मतलब तुम ये समझो अखाड़े बन गए थे। यहाँ तो युद्ध पे युद्ध, लड़ाई पे लड़ाई, मारपीट पे मारपीट चल रही थी, वायलेंस पे वायलेंस हुई जा रही थी। हद से ज्यादा वायलेंस इन्हीं दो स्टेट्स ने फेस की है। तो पार्टीशन का सबसे ज्यादा असर इन्हीं दो राज्यों पर पड़ा था। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि इन दो राज्यों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। और जब मैं आपको पूछूं, जब कोई पेपर में भी एटलीस्ट ये क्वेश्चन आए कि विभाजन त्रासदी था, तो आपको जितनी बुरी बुरी घटनाएं याद आ रही है सब उसमें लिखनी है, क्योंकि उस वक्त वो हर बुरी घटना हुई थी भारत में। आपको न्यूज़पेपर पत्रिका कहीं से सुनने को देखने को मिला हो ना मिला हो, लेकिन ऐसा हुआ है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई गवर्नमेंट असलियत सामने नहीं रखती है, तो आपको ये बातें लिखनी है पेपर में कि इतना उतना बुरा हुआ है, सामान का नुकसान, जनता का नुकसान और हर चीज का नुकसान उसमें हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं पार्टीशन जो था वो हमारे लिए, विभाजन जो था वो हमारे लिए त्रासदी था, ट्रेजेडी था। बहुत ही उथल पुथल का टाइम था, टिम्यूलियस टाइम था हमारे लिए, उथल पुथल का दौर था ये हमारे देश के लिए। ठीक है, जो आज तक किसी और कंट्री ने फेस नहीं किया। इस प्रकार हम विभाजन के परिणाम लिखेंगे, इस प्रकार हम विभाजन को एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, इस क्वेश्चन को पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना, याद रखना। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में इसको नहीं लिखना है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बात करने वाले हैं कि हम रजवाड़ों के बारे में बात करते हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, रजवाड़ों के बारे में बात करेंगे। अब आप कहोगे मैडम ये रजवाड़े क्या है, रजवाड़े यानी कि प्रिंसली स्टेट्स। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, रजवाड़े यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं रजवाड़े यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। अब ये जो प्रिंसली स्टेट थे ना, ये क्या प्रॉब्लम थी, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया पे उस टाइम दो तरह की कम्युनिटी रूल कर रही थी। इंडिया जो भारत का हिस्सा था उस पर दो तरह के लोग रूल कर रहे थे। एक तो ऐसा एरिया था जिस पर अंग्रेज सीधा राज कर रहे थे, एक तो ऐसा एरिया जिस पर सीधे अंग्रेज राज करते थे, उसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे। उसे क्या कहते थे, उसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे। जिस पर डायरेक्ट अंग्रेजों का रूल था उसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे। जिस पर अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था, जिस पर अंग्रेजी शासन सीधा हुकूमत कर रही थी, उसे ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक हिस्सा था, इसके अलावा भी एक पार्ट था जिसे रजवाड़े कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का नहीं बल्कि अंग्रेजों के अंडर जो राजा महाराजा थे ना, उनका डायरेक्ट रूल था। ऐसे एरिया जिन पर सीधे अंग्रेजों का नहीं बल्कि अंग्रेजों के नीचे जो राजा महाराजा काम कर रहे थे उनका शासन था, उस एरिया को क्या कहते हैं, रजवाड़े या फिर प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। टोटल उस टाइम भारत में 565 प्रिंसली स्टेट थे, यानी आप ये कह रहे हो भारत में उस वक्त 565 राजा थे और उन 565 राजाओं को जोड़ मोड़ कर जैसे भी मनाकर साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर भारत में रखना था। ये काम वल्लभ भाई पटेल ने किया, ये आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये काम वल्लभ भाई पटेल ने किया। लेकिन जितना हम कह रहे हैं ना उतना आसान था नहीं, जितना हम कह रहे हैं उतना आसान था नहीं, क्योंकि इनके सामने ऑप्शन था, इन्हीं राजाओं के सामने ऑप्शन रखा गया था कि आप चाहो तो पाकिस्तान में जा सकते हो, आप चाहो तो इंडिया में रह सकते हो और आप चाहो तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। और कौन सा ऐसा राजा है दुनिया का जो अपनी मर्जी से कर लो मेरा राज्य तुम रख लो, मेरे को नहीं चलाना? कोई नहीं कहता। कोई ऐसा राजा नहीं है जो अपनी मर्जी से अपना राज्य छोड़ने को तैयार हो गया। छोड़ना इन द सेंस कि भारत की गवर्नमेंट में मिलने को, मर्ज करने को तैयार हो गया। कोई ऐसा नहीं था। इनको समझाया बुझाया, प्यार से मनाया, आर्मी भेजी, हर काम किया, तब जाके ये लोग माने हैं। सारे के सारे मिल गए थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे मिल गए। और हाँ, एक सेपरेट चीज बताती हूँ, अगर आपको किसी राज्य को अगर भारत में मिलना था, किसी भी राज्य को अगर भारत में मिलना है तो उसे एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, उसे विलय पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय पत्र। लेकिन आपको ये नाम कहीं देखने को मिलेगा नहीं। उसे कहते तो विलय पत्र ही है, लेकिन आपको ये नाम देखने को कहीं मिलेगा नहीं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से। उस विलय पत्र को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब ये वही कहानी है जैसा ट्रीस्ट विद डेस्टिनी के साथ सी, इसी फॉर्मेट में याद करो। इसी हिंदी मीडियम वाले भी इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में याद करो। हिंदी मीडियम वाले चाहे तो ये लिख के इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन सीधा ये नहीं लिखेंगे, ये लिखना पड़ेगा साथ में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र। अगर किसी भी राजा को भारत में मर्ज होना है, भारत में मिलना है, तो उसे क्या साइन करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन
करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए बहुत सारे राजाओं ने वैसे कर दिया था राजी खुशी, लेकिन 4 ऐसे स्टेट थे जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। 4 ऐसे राज्य थे जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी। अब जब सारे राज्य भारत में मिलने को तैयार हो गए थे तो 4 राज्यों ने प्रॉब्लम क्रिएट की। उन 4 की बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जब राजाओं के सामने ऑप्शन रखा गया ना कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, तो सबसे पहले त्रावणकोर के राजा, कहाँ के राजा? त्रावणकोर के राजा। त्रावणकोर फिलहाल कहाँ है? केरल में। फिलहाल कहाँ है? केरल में। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स से जो मैप बनेगा ना इंडिया का, उनमें सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा त्रावणकोर कहाँ है, त्रावणकोर बताओ, बारदोली बताओ, हैदराबाद बताओ, ये सीधे सीधे लोकेशंस पूछ लेंगे। तो हमें पता होना चाहिए त्रावणकोर कहाँ है? केरल में। तो त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले कहा कि वो क्या करना चाहते हैं? इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जैसे ही त्रावणकोर के राजा ने कहा, उसी के लगते लगते पीछे पीछे हैदराबाद के राजा, जिसे हम उस टाइम निजाम कहते थे, हैदराबाद के राजा को क्या कहते थे? निजाम कहते थे। क्या कहते थे? निजाम कहते थे। तो जो निजाम थे उन्होंने भी कहा कि मैं भी इंडिपेंडेंट रहना चाहूंगा। और भोपाल के जो नरेश थे या भोपाल के जो राजा थे, उन्होंने भी कह दिया कि मुझे भारत में नहीं रहना है, मुझे इंडिपेंडेंट नेशन बनना है, मुझे भारत में शामिल नहीं होना है। इस प्रकार और भी कई राजा थे। धीरे धीरे इनको मनाया, समझाया, बुझाया और भारत में शामिल किया। लेकिन जो 4 थे जो बिल्कुल अड़ी पे उतर गए थे कि हम तो कतई शामिल नहीं होंगे, हम तो होंगे नहीं भारत में शामिल, उनके बारे में बात कर लें थोड़ी सी। अब इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो ये जो राज्य थे ना, 4 राज्य, सबसे पहले मैं आपको लिखाऊंगी जम्मू कश्मीर, लेकिन इसके बारे में पढ़ाऊंगी नहीं अभी, क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे सेकंड लास्ट चैप्टर में, रीजनल एस्पिरेशन में। जब रीजनल एस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम जम्मू कश्मीर को पढ़ेंगे कि कैसे शुरू से लेकर एंड तक। ये तुम ये समझो भारत से अलग ही एक चीज है, इसको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम इसको उस चैप्टर में शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे, इसका बनना, फिर लास्ट में इसका भारत में मिलना, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार ये याद रख लो कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं स्वतंत्र रहूंगा, ना पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा ना भारत का। लेकिन हमारी तो गर्दन थी, हमारा तो सिर था ही, हम तो जाने दे नहीं सकते थे, तो हमने जाने दिया भी नहीं इसको, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जूनागढ़ की। दूसरे नंबर पे किसकी बात करेंगे? जूनागढ़ की। और ये बीकानेर वाला तो बिल्कुल नहीं है, ये गुजरात का जूनागढ़ है। कहाँ का जूनागढ़ है? गुजरात का। लोकेशन के हिसाब से अच्छे से याद करो इसे, गुजरात का जूनागढ़ है ये। जूनागढ़ के राजा भी कह रहे थे कि हम भारत में नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। यहाँ पर हमने रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम पहले बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ। रेफरेंडम इन द सेंस जनमत संग्रह है, यानी कि जनता का मत जानना है कि वो क्या चाहते हैं, जनता की राय जाननी है, ठीक है। उसे रेफरेंडम कराया और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। तीसरे नंबर पे आते हैं मणिपुर। तीसरे नंबर पे आते हैं मणिपुर। मणिपुर के राजा बोधचंद्र। अब हमारी पूरी किताब में, दोनों किताबों में कुछ 3 एक 4 राजा हैं, तो 3 एक 4 राजाओं के आपको नाम याद करने हैं। जैसे नेपाल के ज्ञानेंद्र सिंह, मणिपुर के बोधचंद्र और गुजरात के जम्मू कश्मीर के हरि सिंह। इस प्रकार आपको याद करने पड़ेंगे ना, क्योंकि सिंगल फैक्ट हम छोड़ तो नहीं सकते। तो मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र। मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र। अब बोधचंद्र जी जो थे ना, वो कह रहे थे मैं भारत में मिल तो जाऊं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपने जो भारत में मिल तो जाऊं, लेकिन मिलने के बाद मुझे ऑटोनॉमी चाहिए। मतलब मणिपुर का राजा रहूंगा और स्वायत्त रहूंगा, ऑटोनॉमस बॉडी रहूंगा, ऑटोनॉमस रहूंगा, स्वायत्त शासन करूंगा, अपनी मर्जी से शासन करूंगा। फिर जैसे तैसे इनको मनाया, जनमत संग्रह कराया, जनता की राय ली, तब जाके इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी वल्लभ भाई पटेल यानी इंडियन गवर्नमेंट को सौंपी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी हैदराबाद की, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान अगर किसी ने किया है ना तो वो हैदराबाद ने किया है। सबसे ज्यादा परेशान अगर किसी ने किया है ना तो हैदराबाद ने किया है। हालांकि हैदराबाद से ज्यादा जम्मू कश्मीर परेशान करता है, मतलब लंबे टाइम तक करता है, लेकिन उस टाइम अगर किसी ने परेशान किया था ना, हैदराबाद ने किया था। हैदराबाद की कहानी पढ़े थोड़ी सी। हैदराबाद की कहानी में ये था कि हैदराबाद की लोकेशन आप लोग जानते हो, यहां पर हैदराबाद पड़ता है, यहां पर हैदराबाद पड़ता है। और राजा जी कह रहे हैं हमको तो भाई इंडिपेंडेंट रहना है। अब तुम बताओ इस हिसाब से हम इसे इंडिपेंडेंट कैसे रहने दे सकते हैं? मतलब चारों तरफ इंडियन बाउंड्री है, चारों तरफ भारतीय सीमा है, और ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट रहेंगे, उठा के रख दे यहाँ पे, नहीं कर सकते। तो इसको भारत में मिलाना ही पड़ेगा जैसे तैसे। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ के राजा निजाम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? निजाम। इस निजाम की एक सेना थी, इस निजाम की अपनी एक पर्सनल सेना थी, जिसे हम अर्धसैनिक बल या रजाकार कहते हैं। निजाम की सेना का नाम था रजाकार। पेपर में 1 नंबर में आएगा। रजाकार से आप क्या समझते हैं? रजाकार कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम की जो अर्धसैनिक बल या पैरामिलिट्री फोर्स, कौन सी फोर्स? पैरामिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बल। हैदराबाद के राजा का जो अर्धसैनिक बल था ना,
हैदराबाद के राजा निजाम का जो अर्ध सैनिक बल था उसी को हम रजाकार कहते हैं। और ये जो रजाकार थे, हैदराबाद की जनता उस वक्त तेलंगाना, जो हम तेलंगाना प्रांत कहते हैं ना, उसे अब तेलंगाना कहते हैं, उस तेलंगाना प्रांत को बहुत परेशान किया हुआ था। ये लोग महिलाओं को दुर्गति करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, किसानों पर अत्याचार करते थे, क्योंकि ये सेना जो थी ना, ये मिलिट्री राजा के अंडर थी, राजा की सुनती थी, और बाकी ये खूब अत्याचार करती थी, एक तरह से तानाशाह थे, अपनी मर्जी से चलते थे। ठीक है, तो इन्होंने जनता को खूब परेशान किया। तो जनता जो थी वो निजाम के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। तेलंगाना की जनता या तेलंगाना की खासकर महिलाएं यहाँ के राजा के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और कह रही थी हमें राजा से छुटकारा चाहिए। अब जब राजा को भी छुटकारा चाहिए और हमको भी वो राजा नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अलग होने की बात कर रहा है, तो हमने फिर दिमाग लगाया, हमने कहा वल्लभ भाई पटेल को कहा कि आप संभालो। वल्लभ भाई पटेल ने प्यार से समझाया, ये नहीं माना, इसको बिल्कुल एकदम जड़बुद्धि आदमी था, ये नहीं माना। इसने कहा मैं तो भारत में रहना चाहता नहीं। फिर यहाँ पर हमने फाइनली, हमारे पास एक ही ऑप्शन हमारे पास एक ऑप्शन बचा, हमने यहाँ पे मिलिट्री एक्शन लिया, सैन्य कार्यवाही की। हमने यहाँ पर क्या किया, सैन्य कार्यवाही की। अब जब हमने सैन्य कार्यवाही की, तो सैन्य कार्यवाही का नाम क्या है, जब भी सैन्य कार्यवाही आए उसके पीछे कोई ना कोई ऑपरेशन होता है। जब भी कोई सैन्य कार्रवाई नाम आए उसके पीछे कोई ना कोई ऑपरेशन होगा। जैसे एक बार इंदिरा गांधी के टाइम सैन्य कार्रवाई हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार था। एक बार गोवा में सैन्य कार्रवाई हुई थी, ऑपरेशन विजय था। कारगिल में सैन्य कार्रवाई हुई थी, वो भी ऑपरेशन विजय था। यहाँ पर भी सैन्य कार्रवाई हुई है, ये ऑपरेशन पोलो है। ये ऑपरेशन कौन सा है, पोलो है। याद नहीं करना है, रटना है, ऑपरेशन पोलो है, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो 1948, ऑपरेशन पोलो 1948। हालांकि आपकी किताबों में इसे सिर्फ ये कहा गया कि एक सैन्य कार्रवाई 1948 में हुई, जहां पर हमारी मिलिट्री जाती है, रजाकार से लड़ती है, रजाकारों को हराती है और हैदराबाद को भारत में मर्ज कर देती है। लेकिन हमें सैन्य कार्रवाई का नाम भी याद रखना है, ऑपरेशन पोलो 1948। दैट्स इट। इस प्रकार हैदराबाद का मर्जर जो है, अब हैदराबाद के जो सैन्य कार्रवाई हुई, निजाम जो थे वो फरार हो गए, भाग गए, और हमने हैदराबाद का मर्जर इंडिया में कर दिया। इस प्रकार हैदराबाद जो था वो भारत का हिस्सा बन जाता है। हमने टोटल 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए। लेकिन बनाए कैसे, ये भी तो देखना है। तो हमने सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले 1920 में एक नागपुर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन होता है, नागपुर सेशन होता है, नागपुर अधिवेशन होता है। इसी नागपुर अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस का अधिवेशन था ये, इसी नागपुर अधिवेशन के अंदर ये डिसाइड किया कि भारत के जो सारे राज्य है ना, वो लैंग्वेज बेस पे बनाए जाएंगे। लैंग्वेज के बेस पे बनाए जाएंगे, भाषा के आधार पे। एक छोटी सी बात और बताती हूँ, भारत का जो विभाजन हुआ है ना, वो धर्म के आधार पर हुआ है, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर या धार्मिक संख्या के आधार पर हुआ है। लेकिन राज्यों का जो निर्माण है वो भाषा के आधार पर हुआ है। दोनों बातें याद करनी है आपको। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है, रिलीजन के बेस पे हुआ है, लेकिन लैंग्वेज बेस पे क्या बने हैं, स्टेट्स बने हैं। तो ये 1920 नागपुर सेशन में ये बात चली थी कि हमें क्या करना है, लैंग्वेज के बेस पे बात करना है। लेकिन सरकार आगे पीछे हो रही थी, हाँ ना में चल रही थी, मतलब कंफर्मेशन नहीं हुआ था। ठीक है, बात तो हुई थी नागपुर सेशन में 1920 में कि भाषाई आधार पर राज्य बनाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट हमारी आगे पीछे हो रही थी, जैसा कि अब भी होती है कोई बड़ा फैसले से पहले। ठीक है, अब सरकार हाँ ना कर रही थी। इसी बीच क्या हुआ, तब थोड़ा सा तेलुगु में चलते हैं। इस बीच क्या हुआ, मद्रास के अंदर, कहां पर, मद्रास के अंदर जो तेलुगु भाषी लोग थे, जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, उन्होंने मूवमेंट कर दिया। उनके आंदोलन का नाम था विशाल आंध्र आंदोलन। विशाल आंध्र मूवमेंट या विशाल आंध्रा आंदोलन, इन्होंने आंदोलन किया। और इन लोगों की डिमांड थी कि हैदराबाद, मतलब जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन लोगों को अलग से करके आंध्र प्रदेश नाम का एक स्टेट बना दिया जाए। लेकिन सरकार फिर हाना में जवाब दे दी थी। इनका आंदोलन बढ़ता जा रहा था। इसी आंदोलन में एक व्यक्ति सामने आते हैं, पोट्टी श्री रामुलु। कौन, पोट्टी श्री रामुलु। अब ये जो पोट्टी श्री रामुलु थे, ये क्या थे, 56 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल पे बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं इन्होंने। 56 दिनों की भूख हड़ताल की है, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे इनकी मृत्यु होती है, उसी प्रकार उसी वक्त दिसंबर 1952 में घोषणा कर दी जाती है कि आंध्र प्रदेश को एक स्टेट बना दिया जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश को एक पुनर्गठित करके, जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उनको गठित करके आंध्र प्रदेश बना दिया जाएगा।
इनकी डिमांड थी। और फिर क्या हुआ आगे, 1 अक्टूबर के आसपास 1953 के अंदर, 1953 के अंदर, कब 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश तेलुगु बोलने वाले लोगों का एक जो सेपरेट एरिया था, इलाका था, वो बना दिया गया आंध्र प्रदेश के नाम से। हालांकि आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा 1956 में मिला था। आंध्र प्रदेश को 1956 जो राज्य का दर्जा था, स्टेट का जो नॉमिनेशन था, वो 1956 में मिला था। लेकिन आंध्र प्रदेश जो बना था ना 1952 में घोषणा और 1953 में बन गया था। इतनी बात आपको याद करनी है। अब हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि जब हमने एक राज्य बना दिया है तो बाकी बनाने में क्यों आगे पीछे हो रहे हैं। तब हमने सबसे पहले क्या किया, तब हमने सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया 1956 में और उसी के बाद हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाकर कंप्लीट किए। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट होता है। इसमें वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदे थे, उन्होंने ये किया था। वीपी पटेल और वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों बंदे जो थे, इन्होंने ये स्टेट इसी कमीशन को बनाया, इसी कमीशन में थे और इन्होंने डिसाइड किया कि हमें लैंग्वेज कैसे कैसे भाषा के आधार पर किस किस राज्य को अलग करना है। सबसे पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। उसके बाद धीरे धीरे हमारे और राज्य भी बनते हैं। सब उनकी बात कर लेते हैं, एक बार फटाफट सब पे नजर मारते हैं। हमारे स्टेट जो थे वो कौन कौन से। अब हमारे कुछ और ऐसे स्टेट्स भी हैं जो अलग अलग टाइम में बने हुए हैं। हमने कहा ना कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, लेकिन उसके बाद जो स्टेट बने उनके बारे में भी बात करते हैं। उनके बारे में हमारे महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बन गए थे। 1960 में महाराष्ट्र गुजरात को अलग कर दिया गया था। पहले एक ही राज्य हुआ करते थे मध्य प्रांत के नाम से, उसके बाद इनको अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पहले एक ही हुआ करते थे। 1956 में इन्होंने डिमांड करना शुरू किया था, लेकिन 1966 में ये बनकर तैयार हो गए थे। अलग अलग स्टेट बन गए थे, अलग अलग स्टेट का दर्जा इनको मिल चुका था। उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 1972 इनकी फॉर्मेशन होती है। इनकी फॉर्मेशन को हम रीजनल एस्पिरेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ही याद करना है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में बनकर मतलब स्टेट का दर्जा इनको मिल गया था, राज्य का दर्जा इनको मिल चुका था। नागालैंड 1963। हाल फिलहाल करंट की बात करें, तेलंगाना 2 जून 2014 में तेलंगाना बनकर अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का निर्माण किया गया था और गोवा 1987 में बनकर तैयार हुआ था। इनमें से एक ना एक डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, इनको नोट करें, इनको याद करें, अच्छे से पढ़ें। इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर कह लो या मेरा टॉपिक कह लो, ये पूरा का पूरा यहाँ कंप्लीट होता है। आपको इतना ही से बहुत अच्छे से पढ़ना है। इतनी मेन बातें इसमें से है, उन सबको आपको मैंने याद करवा दिया है। अच्छे से पढ़े, ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।